हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज की क्लास में बात करने वाले हैं 17th सेंचुरी के बाद, उसके पश्चात, मतलब कि जब 17th सेंचुरी खत्म हो चुका था उसके बाद मुगल प्रशासन, मुगल साम्राज्य या मुगल प्रशासन किस प्रकार का था, कैसा था। आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। ऐसे तो सामान्य सी बात है कि जब 1707 की बात करते हैं, मतलब कि 17th सेंचुरी के बाद की यदि बात करते हैं, तो 17th सेंचुरी के बाद मुगल साम्राज्य का जो शासन था वो धीरे धीरे पतन की ओर जा रहा था, क्योंकि इसके बाद आने वाले उत्तराधिकारी का जो शासन था वह अयोग्य शासन माना जाता है। और अयोग्य शासन के होने के कारण साम्राज्य का प्रशासन, साम्राज्य की विस्तारवादी नीतियां, साम्राज्य के पहले के टाइम में अपनाई गई पॉलिसी जो बड़े तौर पर काम नहीं आ पाती है। यदि हम इसके बाद की बात करते हैं तो क्लास तो कहता है मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। लेकिन ये कब होता है, तो मुगल साम्राज्य के प्रशासनिक और सैनिक जो वृद्धि होती है वो तब होता है जब ये 1526 से लेकर के 1707 के बीच में बड़े स्केल पर डेवलपमेंट होता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि ये इसी टाइम तक रुक जाता है, बल्कि ये 1526 से लेकर के 1857 तक इनका शासनकाल रहता है। और इस पूरे शासनकाल के दौरान इनकी सैनिक कुशलता बढ़ती रहती है। लेकिन होता क्या है, तो कहता है विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से और कहानियों में वर्णित होता रहा। परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए, क्योंकि इन्होंने देखा कि यहाँ पर बड़े स्केल पर इतना धन फैला हुआ है कि हम चाहें तो इसे आसानी से लूट सकते हैं। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों में हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनके उच्चतम पद प्राप्त था, और कुल 8,000 में से 445 ही ऐसे पद हुआ करते थे। मतलब ये हुआ कि मुगल साम्राज्य के अंदर जो मनसबदार हुआ करते थे, मनसबदार जो हुआ करते थे, मनसबदार का साम्राज्य के अंदर जो प्रभाव था वो काफी बड़े स्केल पर देखने को मिल जाता है। इसमें कहता है कि कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके और उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया गया। मतलब कि मनसबदार को पूरे पूरे साम्राज्य को यदि 100% इनकम होती है तो उसका 61.5% जो इनकम होता है वह मनसबदार के पास जाता है। इस प्रकार से देखा जाए तो मनसबदार यहाँ पर जो प्रशासनिक क्षेत्र के अंदर देखा जाए तो प्रशासनिक क्षेत्र में इनकी वित्तीय वित्तीय हिस्सेदारी काफी ज्यादा देखने को मिल जाती है। यहाँ पे कहता है कि मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा दिया करते थे। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, क्योंकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति किया करते थे। परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पाद, जिसे कहते हैं खेती से निकलने वाले उत्पाद, किसानों और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत ही कम धन बचता था। आपको यहाँ पर समझने में थोड़ा सा समस्या हो सकती है, और वो ये है कि मनसबदार के पास जो पैसा आया उन लोगों ने किसानों और शिल्पकारों को पैसा तो लगा दिया, लेकिन पैसा लगाए जाने से इनको फायदा तो हुआ, लेकिन इनको फायदा बहुत ही कम हुआ, जिसके कारण ये अपने खेती में, अपने कामों में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए। इनमें से बहुत कुछ सरिया सॉरी इनमें से बहुत जो बहुत गरीब हुआ करते थे मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में औजार और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि इस समय इन लोगों को पता था कि जितना ज़्यादा हम क्रॉप का प्रोडक्शन करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, तो टैक्स पे करना पड़ेगा। और इस टैक्स के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, 5वीं या 6ठी क्लास जो वीडियो थी मैंने आपको उसमें बताया था, और मैं ये आपको आई बटन में दे दूंगा, आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं इसके बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि जब टैक्स दिया गया तो टैक्स में ये शामिल कर दिया गया था कि आपके उत्पादन के दर के ऊपर जितना ज़्यादा उत्पादन होगा उतना ज़्यादा आपको टैक्स पे करना पड़ेगा।
इसके कारण यहाँ के लोग अपने दूसरे खेती के लिए जो इन्वेस्टमेंट था, जो निवेश था, वो नहीं कर पाते हैं और अंततः इनका खेती में होने वाला उत्पादन गिर जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज्यादा लाभ उठाते थे, क्योंकि उन्हें ऊंचे दर पर लोन दिया करते थे और लोन देने के बाद जब वो लोन चुका नहीं पाया करते थे तो उनसे जमीनों को हड़प लिया जाता था। इसीलिए इनका बहुत बड़ा योगदान देखने को मिल जाता है। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में वह अत्यधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ी, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। क्योंकि आपको पता है कि जितने भी क्षेत्र थे उन सभी क्षेत्रों के अपने अलग अलग क्या हुआ करते थे, तो मनसबदार हुआ करते थे। और मनसबदारों के पास अब क्या हो रही थी, इनके पास बड़ी मात्रा में आर्थिक शक्ति बढ़ रही थी। इनके पास पहले से आर्थिक शक्ति थी, सैनिक शक्ति थी और इनके माध्यम से इन लोगों ने अपने आप को ही स्वतंत्र घोषित कर लिया और स्वतंत्रता की घोषणा करने के बाद इन लोगों ने अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित घोषित कर लिया और ये लोग सरकार के खिलाफ, मतलब कि मुगलों के खिलाफ सर उठाना चालू कर दिए थे। कहता है कि इनमें इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद और अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वयं स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, ये तथ्य 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे और इनके बारे में हमें 10वें अध्याय में विस्तार से पढ़ने को मिलेगा। जहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हैदराबाद में डिफरेंट टाइप के छोटे छोटे प्रशासक आ जाते हैं, अवध में आ जाते हैं और भारत के अलग अलग हिस्सों में इस प्रकार के प्रशासन की नींव या फिर उनकी स्थापना होना चालू हो जाती है। अब यहाँ पर एक छोटा सा नोट है राजा और रानियों के बारे में। कहता है कि 16वीं शताब्दी में मुगलों के लगभग समकालीन संसार के विभिन्न भागों में कई महान राजा और रानियां थी। जैसे ऑटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान शामिल थे। उनके राज में ऑटोमन राज्य का विस्तार यूरोप की ओर हुआ। उसने हंगरी को अपने राज्य के साथ मिला लिया और ऑस्ट्रिया को घेर लिया। उसकी फौज ने बगावत की और इराक भी हथिया लिया। मोरक्को तक उसकी उत्तरी अफ्रीका का बहुत सा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य में माना जाता है और सुलेमान ने ऑटोमन नौसेना के पुनर्गठन किया। पूर्वी भूमध्य सागर के इलाके पर इस नौसेना के प्रभुत्व की वजह से स्पेन के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा बढ़ी। अरब सागर में इस नौसेना ने पुर्तगालियों को चुनौती दी और सम्राट को अल कानूनी अर्थात विधि निर्माता का खिताब दिया गया, क्योंकि उसके शासनकाल में बड़ी संख्या में नियम और कानून बनाए गए थे। इन नियमों का लक्ष्य ये था कि बढ़ते साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तरीकों का मानकीकरण किया जाए, मतलब कि उसे स्टैंडर्ड को बढ़ावा दिया जाए। यहाँ पे कहा जाता है कि ताकि किसानों को बेगार और भारी करों से बचाया जा सके, क्योंकि बेगार यहाँ पर बड़े स्केल पर लोगों को करवाया गया था और उनके बदले में उन्हें किसी भी प्रकार की आमदनी नहीं हुआ करती थी। आगे चल करके 17वीं शताब्दी में ओटोमन क्षेत्र में जब सार्वजनिक व्यवस्था का पतन हुआ तो सुलेमान कानूनी के काल को आदर्श शासनकाल के रूप में याद किया जाने लगा, क्योंकि इनके शासनकाल में बड़े स्केल पर हर व्यक्ति की जरूरतों को न्याय के आधार पर पूरा किया गया। अकबर के अन्य समकालीन शासकों के बारे में पता लगाइए, जैसे कि इंग्लैंड के शासक रानी एलिजाबेथ थे उस समय, ईरान का सफाविद शासक शाह अब्बास थे और इनमें से कहीं ज्यादा विवादास्पद रूसी शासक जार ईवान चतुर्थ बेसिलियायेविच था, जो इवान दी टेरिबल के नाम से कुख्यात हुआ। कुख्यात लिखा है मतलब कि उसने अपने समय में इस प्रकार के लोगों के अधिकारों को बड़े स्केल पर छीनने का या खत्म करने का काम किया होगा क्लास। तो इसमें हमने एक छोटी सी बात कहता है कि अकबर और अकबर शासक बनने के इसमें आपकी ही उम्र के थे। कल्पना करें कि आपको पैतृक संपत्ति के रूप में एक राज्य प्राप्त होता है, आप अपने राज्य को अस्थायी और समृद्ध कैसे बनाएंगे। तो देखो, बाबर और अकबर दोनों के दोनों देखा जाए तो 12 से 14 साल की उम्र के बीच में ही रहते हैं और इन्होंने शुरुआती टाइम में ही अपने साम्राज्य की स्थापना, उनको वृद्धि करने का काम चालू कर दिया था। तो क्लास, ये हमारी क्लास आज खत्म होती है। आज हमने चैप्टर 4 मुगलों के प्रशासन के बारे में पूरी तरह से विस्तार से कवर कर लिया। यदि इसमें मेरे से यदि कुछ छूट जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि आपको कोई डाउट है तो भी आप पूछ सकते हैं क्लास। तो आज के लिए इतना ही।
हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर 5 के साथ। तब तक के लिए बस बने रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए।